क्लास के थोड़ा टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपन ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र किन रेखाओं से मिलकर बना हुआ आता है, उन रेखाओं की विशेषताएं क्या हैं, उनका निरूपण हम किस प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। निरूपण मतलब कि ड्रॉ करना, उन रेखाओं को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद देखा हमने किसी चालक तार पर चुंबकीय, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होता है। उसके बाद देखा कि सीधे धारावाही चालक पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो चुंबकीय क्षेत्र किस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है। उसके बाद देखा कि यदि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, गोल तो दिख रहा है वो हमको, ये इस तरह से प्रैक्टिकली गोल तो दिख रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगी ना। जैसे ये कोई रिंग फॉर्म हो रहा है यदि, तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। डायरेक्शन पता करने के लिए हमने सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल देखा, कि सीधे हाथ के अंगूठे का नियम देखा कि हम किसी चालक तार को पकड़ें और अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा दिखाए, तो जो उंगलियों की दिशा होगी डायरेक्शन में क्लियरली मेंशन है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है, और जो उंगलियां हैं वो इस डायरेक्शन में घूम रही हैं, इधर से इधर। और वही डायरेक्शन यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, करंट मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर से आ रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसी से जो है हम चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन पता कर सकते हैं इजीली, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। इसी इसी पर आधारित एक और नियम है जिसको हम मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर नियम बोलते हैं, लेकिन चैप्टर में से उसको हटा दिया गया है, उसको रखा नहीं गया है, लेकिन बिल्कुल सेम चीज ही वो डिस्क्राइब कर रहा था। उसके बाद आया हमारे पास, अगर हम एक कुंडली बना देते हैं, एक राउंड कुंडली बना देते हैं उस तार को लपेट कर, तो उस कुंडली के आजू बाजू चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, उस पर बात करी। उसके बाद उस कुंडली के बाद हमने देखा परिनालिका के कारण से चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। परिनालिका एक किसी विद्युत रोधी बेलन पर जो है वो विद्युत रोधी तार को, विद्युत रोधी नहीं, किसी कुछ अलग पदार्थ के बेलन पर अगर हम विद्युत रोधी तार को लपेट कर एक कॉइल जैसी बनाते हैं, उसको हम परिनालिका बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको सोलेनॉइड बोला जाता है। उसके कारण से चुंबकीय क्षेत्र एक सिंपल मैग्नेट की तरह रहता है, बस अंतर यह रहता है बीच में से खोखली रहती है, बीच में जो भी चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है, बिल्कुल समांतर लाइनें खींच रही होती हैं, तो वैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है। अच्छा था, बढ़िया है। चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा किसी हम यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक पदार्थ रख देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम देखेंगे इस पर एक बल आरोपित हो जाता है। उस बल के कारण से ये तार जो है वो मूव करने लगता है, गति करने लगता है। उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने अगला नियम देखा, जिसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जानते हैं। फ्लेमिंग के बाएं मतलब उल्टे हाथ का नियम। वो नियम बताता है अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है और मध्यमा विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा है, तो अंगूठा जो है वो उस पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम जो है वो 3D में है, 3 एक्सिस बनाया हुआ एक्स वाई जेड। इसको जो है वो 3 एक्सिस को यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर है कि तीनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। जैसे इसके बीच, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का है, और इन दोनों के बीच मतलब इसके और इसके बीच भी 90 डिग्री का एंगल है। एक तरह से अगर इसको हम बॉक्स बनाना चाहें तो आप इसको बॉक्स के रूप में आसानी से देख सकते हो। अगर इसको बॉक्स बना दूं तो ज्यादा बेटर रूप से आप इसको नजर आपके पास एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा इसको देखने का। जूते का बॉक्स समझ के इसको जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। ये 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशन में है। जूते का बॉक्स है ना, एक किनारा जो है वो 3 एक्सिस दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबे का बॉक्स, जूते का बॉक्स, या फिर कोई भी बॉक्स हो सकता है, कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स हो सकता है जिसमें 3 किनारे जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। उसी तरह से इसको देखने की कोशिश करो, 2D में देखने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा मामला। एक 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 डायरेक्शन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, आप बोलोगे क्या ऊपर की डायरेक्शन दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र, नीचे की नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, चेंज हो सकती है। इन्होंने उंगलियों के आधार पर बताया हुआ है। इन्होंने तर्जनी ऊपर की तरफ ली हुई है ना, इसलिए ये वाले एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर वाले एक्सिस पर लिया हुआ है। विद्युत धारा की दिशा जो है इस डायरेक्शन में, तो विद्युत धारा आपकी तरफ आ रही है, हमारी तरफ आ रही है। इसमें हम अगर हमारी तरफ बनाएंगे तो ऐसा बिंदु की तरह से बनाना पड़ेगा, वो हमारी तरफ आ रहा होगा, नहीं दिखा सकते। तो इन्होंने कैसा दिखाया, वो विद्युत धारा को थोड़ा सा तिरछा करते हुए उसको विद्युत धारा बोल दिया हुआ है। और अंगूठा जो है वो बल दिखा रहा है जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के कोण पर है, लंबवत है हिंदी में बोलेंगे तो, है ना, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बोलता है। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हो और विद्युत धारा मध्यमा द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा हो, तब
अंगूठे के द्वारा उस चालक तार में उत्पन्न बल को प्रदर्शित किया जाएगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जो कि हम कल देख चुके थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पर ही नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जिसको हम विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो विद्युत मोटर जो है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, पहले उस पर एक बार बात कर लेते हैं। हालांकि हम ये रिवाइज जैसा कर रहे हैं, हम पहले देख चुके हैं। विद्युत पंखों में यूज किया जाता है, फैन जिसको बोलते हो आप। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो आप यूज करते हो। विद्युत मिश्रकों मतलब जो मिक्स करने वाली मशीनें होती हैं, उसमें यूज की जा रही होती है विद्युत मोटर। वॉशिंग मशीन हो, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में किया जाता है। कंप्यूटर में मोटर कहाँ यूज होती है, कोई बता सकता है मुझे? सीपीयू भैया जहाँ सीपीयू में CPU हाँ में, है ना। एक एक पार्ट होता है जिसको हम SMPS बोलते हैं, उसमें जो है वो फैन लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है वो भी पता होगा शायद आपको, SMPS क्यों लगा रहता है? भैया कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए। हाँ, कंप्यूटर जब काम कर रहा होता है तो कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाएगा तो उसका माइक्रो प्रोसेसर जो काम कर रहा है वो ढंग से काम नहीं करेगा, माल फंक्शनिंग होने लगेगी, उसमें ऊट पटांग काम करने लगेगा कंप्यूटर। उसको रोकने के लिए उसमें फैन लगा हुआ रहता है, जिसके कारण से वो गर्म हवा को बाहर कर दे, और कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो यूनिट है, CPU जो है वो उसको जो है वो मेंटेन रखे, टेम्परेचर मेंटेन रखे उसमें। तो विद्युत मोटर काम कैसे करती है उसका डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। दो लोहे की चुंबक रखी हुई है यहाँ पर, चुंबक की छेद वो रख सकते हैं आप, इसको ध्रुव बोल सकते हैं। चुंबक के ध्रुव रखे हुए हैं। ये वाला ध्रुव जो है वो नॉर्थ पोल है, और ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। इस डायग्राम को हम एक बार जो है वो अपने स्क्रीन पर देखते हैं, जिसके कारण से आप इस चीज को अब मेरी नजर से, आपने वीडियो देख लिया है, वो बहुत बढ़िया बात है, उसको देख लिया। अब इसको आप मेरी नज़र से सीखो, ताकि आप इसको और अच्छे से सीख सको। आपने आप अब दो तीन चीज़ें अपन मिक्स करके पढ़ेंगे तो अपना नॉलेज जो है वो ज़्यादा अच्छा ही होगा। विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो विद्युत मोटर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले जो है वो हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें अपन। जो सबसे पहले जो विद्युत मोटर लिखने के लिए आता है तो उसमें परिभाषा आती है, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो विद्युत मोटर, आप देखो विद्युत मोटर का नाम लेते से इसकी परिभाषा आप पंखे से आसानी से ड्राइव कर सकते हो। मान लीजिए ये कोई पंखा है, पंखे में जो है हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, पंखे में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। पंखा घूमना स्टार्ट कर देता है और हमको हवा देता है, हवा देता है मतलब वो विद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे हम साइकिल चला रहे होते हैं ना, पेडल मार रहे होते हैं, वो जो है साइकिल जो है वो यांत्रिक ऊर्जा पे काम कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी पे काम कर रही है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऐसी डिवाइसेस, ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र, ऐसी डिवाइसेस, ऐसे उपकरण या ऐसे यंत्र जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर धारा की जगह हम यहाँ पर ऊर्जा शब्द यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे उपकरण, युक्ति या यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत धारा कहलाती है। ये पहला पॉइंट हो गया आपका परिभाषा का, डेफिनेशन। मेरे ख्याल से सभी को याद होगी डेफिनेशन क्या है। विद्युत डेफिनेशन, काय की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, विद्युत मोटर की। विद्युत मोटर की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी उपकरण, युक्ति या यंत्र, तीनों में से कोई एक भी बोल सकते हो आप, ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम विद्युत मोटर बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा दी थी ना आपने, विद्युत धारा दी थी इसको, उस विद्युत धारा को इसने काय में कन्वर्ट कर दिया? हवा में, जो कि है यांत्रिक ऊर्जा, है ना। तो एक ऐसी उपकरण, युक्ति या यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विद्युत मोटर। वो कहलाता है विद्युत मोटर, है ना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा डेफिनेशन। उदाहरण क्या होंगे इसमें? डेफिनेशन में एग्जांपल भी लिखना पड़ेंगे आपको। तो एग्जांपल हो जाएगा आपका पंखा, कूलर की मोटर, मिक्सर ग्राइंडर, MP3 प्लेयर, कंप्यूटर। ये सभी एग्जांपल हो जाएंगे इसमें। पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन। दूसरा पार्ट होगा इसके मेन पार्ट्स के, है ना। इसको बोलते हैं अपन जो बोलेंगे इसको किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है, भागों को और क्या बोल सकते हैं इसमें, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, भाग ही बोलेंगे, मुख्य भाग, पार्ट्स बोलेंगे। इसके कौन कौन से मुख्य पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल पे बात करेंगे। प्रिंसिपल पहले ही देख लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा है।
इसके सिद्धांत पे बात करेंगे कि किस सिद्धांत पे बात काम करता है। प्रिंसिपल यहाँ पर जो लिखते हैं उसमें पीएल ही आता है बेटा, है ना। ये साइंस वाला प्रिंसिपल ऐसा होता है जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। उद्देश्य नहीं, सिद्धांत, उद्देश्य तो अलग होता है। प्रिंसिपल यहाँ पर आप जो इंग्लिश में प्रिंसिपल लिखते हो, स्कूल का प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है वो PAL होती है प्रिंसिपल। यहाँ पर जो सिद्धांत की स्पेलिंग है प्रिंसिपल की वो PLE होती है, इसे ध्यान रखेंगे सभी लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन, उसके बाद यार मेरे ख्याल से प्रिंसिपल पढ़ना चाहिए पहले, पार्ट्स बाद में आना चाहिए। सेकंड नंबर पे हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा पार्ट्स, है ना। चौथे नंबर पे आएगा इसकी कार्यविधि, या फिर पहले डायग्राम भी बोल सकते हो आप, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। चलो डायग्राम अपन स्टार्टिंग से बनाते चलेंगे, डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगी इसकी कार्यविधि, कार्यविधि सबसे लंबी होती है। वर्किंग, सब कुछ इंग्लिश में लिखा है तो ये भी लिखा नहीं इंग्लिश में। इसकी वर्किंग जानेंगे कि वर्किंग, तो जब ये वाला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हो बहुत बड़ा हो जाता है, 5 नंबर में ही आता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना होती है, उसकी परिभाषा, उसके बाद सिद्धांत, के सिद्धांत पे काम कर रहा है, उसके कुछ पार्ट्स के नाम जो कि आपकी बुक में हटा दिए गए हैं, उसको रखने की जरूरत, उसको लिखा नहीं है लेकिन हमको फिर भी मालूम होना चाहिए इसके कौन कौन से मुख्य भाग है। फिर उसका डायग्राम, कि डायग्राम कैसा रहता है, और वर्किंग मतलब कार्यविधि, ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है वर्किंग इसका। कार्यविधि जो है वो हमको मन से लिखना पड़ती है, पूरी मन से लिखना पड़ती है। कार्य समझ में आ जाए एक बार तो उसको मन से लिखना पड़ेगी, जितनी बार आप मन से लिखते जाओगे उसमें अच्छे अच्छे शब्द जोड़ते जाओगे और वो अच्छे स्टैंडर्ड हो जाएगी कार्यविधि आपकी। एक बार आप समझोगे तो समझ में जाएगा। ये पूरे पॉइंट है। पहला पॉइंट आपने देख लिया कि डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल देख लिया। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम प्रिंसिपल की, कि सिद्धांत क्या होता है ना। सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत वही होता है जो अभी आपने देखा, किसी मैग्नेट में बीच में अगर हम कोई धारावाही चालक रखें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो चालक तार पर एक बल आरोपित हो जाता है, एक बल आरोपित हो जाता है। वो धारापित दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर डिपेंड करता है किस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है या इस साइड। मैं सिद्धांत बता रहा हूँ। किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो इस धारावाही चालक पर एक बल आरोपित हो जाता है, एक बल आरोपित हो जाता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, इसी सिद्धांत पे काम करती है विद्युत मोटर। क्या बोला मैंने, किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो उस विद्युत धारा के कारण से उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, बल आरोपित हो जाता है जिससे वह अपने स्थान से गति प्राप्त कर लेता है, या मूव हो जाता है, या हिल जाता है, या हट जाता है ना, या आगे बढ़ जाता है। कुछ भी शब्द लिख सकते हो आप बढ़ाना चाहो तो। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, बिल्कुल सिंपल सा है। रटना, इसको आप अभी समझ लो केवल, जब आप पढ़ने बैठोगे तो उसमें वाले पॉइंट यूज करना पड़ेंगे, समझ में आना अभी जरूरी है। कि किसी चालक तार को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाएं तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, और यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, सिंपल सा सिद्धांत है। उसके बाद पार्ट्स की चर्चा करते हैं कि इनके कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से इसके मुख्य भाग है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जो कि आपका अगला टॉपिक भी क्लियर कर देगा। इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ रहे हैं अपन, डायग्राम कैसा बनता है इसका और इसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला जो है इसका मेन पार्ट, मैं इसका 2D डायग्राम बनाऊंगा, बुक जैसा नहीं रखेगा। थोड़ा सा जो है ये हमारी पुरानी जब हमने पढ़ा था उस तरह का डायग्राम है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे, इजी रहता है बच्चों को समझाने के लिए, इसलिए बना रहा हूँ। इसमें जो है वो दो पोल्स होते हैं, एक साइड होता है एन और एक साइड होता है एस। आप बोलोगे इस साइड का क्यों नहीं बनाया, तो यहाँ पर आप ऐसे ऐसे बता सकते हो, बुक ने भी ऐसे ऐसे करा हुआ है, टूटा हुआ है, मतलब कुछ परफेक्ट नहीं है। तो ध्रुव सबसे पहले जो पार्ट होते हैं वो इनको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। सबसे पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्षेत्र चुंबक NS। क्षेत्र चुंबक NS, इसके बारे में अगर लिखना है तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, ये स्थायी चुंबक होते हैं। ये कैसे चुंबक होते हैं, स्थायी चुंबक होते हैं। स्थायी मतलब परमानेंट, फिक्स, मूव नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं करेंगे, स्थायी चुंबक होते हैं। और इनकी जगह पर प्रायः विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है।
आप अगर पंखे में देखोगे तो ये मैग्नेट के ये नहीं दिखेंगे आपको, आपको लगेगा बड़ी सी मैग्नेट लगी होगी, नहीं लगी होगी। इसकी जगह पर प्रायः विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक कैसे बना सकते हैं? तार को लपेट कर, तार को लपेट दो और उसको जो है वो एक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो विद्युत चुंबक की तरह काम करेगा। तो हम लिखेंगे क्षेत्र चुंबक क्या है, यह एक स्थायी चुंबक है। दो बातें लिखना पड़ेंगी इसमें, यह एक स्थायी चुंबक है और इनकी जगह पर प्रायः विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। बस दो ही बातें लिखना है। ये होगा क्षेत्र चुंबक। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो भाग है, जो इम्पोर्टेंट भाग है, वो है इसका आर्मेचर, जिसको हम कुंडली बोलते हैं हिंदी में, कुंडली। क्षेत्र चुंबक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फील्ड मैग्नेट्स, एनएस। दूसरा पार्ट जो है वो है कुंडली, आर्मेचर। अब ये आर्मेचर के बारे में हम क्या जानते हैं या क्या लिखते हैं? एक नर्म लोहे के फ्रेम, इसके बारे में लिखा जाता है कुंडली पर, एक नर्म लोहे के फ्रेम पर, नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। एक नर्म लोहे के फ्रेम पर तार को लपेट कर, मतलब एक कोई नर्म लोहे का फ्रेम लिया है और उस पर जो है, ये फ्रेम अभी बता रहा हूँ इमेज में कैसे होती है, उस पर जो है एक तार लपेटा जाता है। कौन सा तार? विद्युत रोधी तार, जिसको हम वाइंडिंग वायर बोलते हैं। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ वाइंडिंग वायर जो है वो अलग तरीके का होता है ना। इस चीज को मैं डायग्राम बना के नहीं बता पाऊंगा, इस चीज को आप देखिए काय में, इसकी इमेज देखिए तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे आप आर्मेचर रियल में कैसा दिखाई देता है। और ये नर्म लोहा क्या है? नर्म लोहा जो है इसमें बहुत सारी हद तक हमको कई प्रकार के लॉसेस से बचाता है, तो उसको हम नर्म लोहे का फ्रेम बोलते हैं। मैं आर्मेचर की फोटो दिखा देता हूँ आपको। आपने भी देखा होगा, अगर आपने गणेश जी की वो देखी, अगर मोटर देखी आपने, तो इस तरह का आर्मेचर होता है। देखो आप देखोगे ध्यान से इसको, तो देखो ये जो एक तरह का फ्रेम जैसा होता है, उसमें ये तार दिख रहा है ना, इसको लपेट कर जो है वो आर्मेचर तैयार किया जाता है। ये पूरा आर्मेचर है ना। एक नर्म लोहे के फ्रेम पर जो है वो इसको लपेटा जाता है। नर्म लोहे का फ्रेम जो है इसको लॉसेस से बचाता है, विद्युत की हानि नहीं होने देता, इलेक्ट्रिक करंट की लॉस नहीं होने देता जबरन के, है ना। वो लॉसेस से बचाता है, जिसके कारण से हम इसमें नॉर्मल लोहे का यूज करेंगे तो उसमें लॉसेस हो जाते हैं बहुत सारे, करंट जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में व्यर्थ हो जाता है, चुंबक बन के जो है वो निकल जाता है, वेस्ट हो जाती है करंट। इसके कारण से जो है हम इसको इसमें जो है हम नॉर्मल लोहे का प्रयोग करते हैं। अब ये आइडियली बोला जाता है, रियलिटी में जो है वो कम पैसा खर्च हो, जिसके लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम देखो लिखा हुआ, एल्यूमिनियम की स्टिक भी लगाई जाती है और एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम शाफ्ट लगा हुआ है। कम्यूटेटर बार जो है इस तरह का लगा रहता है इस पे, है ना। अभी बात करेंगे कम्यूटेटर सर्किट क्या होता है। पहले हम केवल आर्मेचर की बात कर लें। आर्मेचर के बारे में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? आर्मेचर के बारे में लिखोगे आप कि नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को, विद्युत रोधी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वाइंडिंग वायर अलग होता है ना। तो नर्म लोहे के तार पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर आर्मेचर या कुंडली बनाई जाती है। नर्म लोहे के फ्रेम पर विद्युत रोधी तार को लपेटकर आर्मेचर या कुंडली बनाई जाती है। हम यहाँ पर जो है वो आर्मेचर कुंडली को इस तरह से दिखाते हैं डायग्राम में। आप बोल रहे हैं ये तो गोल है, नहीं वो तो अलग दिखाई दे रहा है। सेक ऑफ इजीनेस के लिए, सरलता के लिए हम कुंडली को पूरा ऐसा ऐसा कर देंगे तो गिड़पिड़ गिड़पिड़ हो जाएगा ना पूरा, कैसा दिखेगा? अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम कुंडली का केवल एक लूप लेते हैं, एक लूप लेते हैं, वो भी चौकोर लेते हैं, ताकि उन्होंने बताया था सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, वीडियो में देखा था आपने, उसमें आसान हो जाता है। नर्म लोहा क्या होता है? यहाँ पर देखो, मेरे को इंग्लिश का उसका वर्ड नहीं पता नर्म लोहे का। अ, उसका नाम पता चल जाए एक बार में, उसके बाद आपको जो है वो कुछ बोलते हैं, अच्छा खासा शब्द है, मेरे दिमाग से बिल्कुल जा चुका है।
इमेज इसमें क्यों बता रहा है? सॉफ्ट आयरन है ना, सॉफ्ट आयरन कोर। इस मैग्नेट सॉफ्ट आयरन क्या होता है? Iron is a low carbon content, is easily magnetized and demagnetized, used to make the cores of solenoids and other electrical equipment. Iron that has a low carbon content and easily magnetized. नॉर्मली जो आयरन लोहा यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया, वो इस्पात के रूप में होता है। उसमें जो है वो कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है। और जो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन जो है वो, उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है, जिससे वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, आसानी से चुंबकीय हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, मतलब अनुचुंबकीय भी हो जाता है, चुंबकत्व खत्म भी हो जाता है उसका। यूज टू मेक कोर्स ऑफ सोलेनाइड एंड अदर इक्विपमेंट। तो नॉर्मल लोहे से इस प्रकार अलग होता है। सॉफ्ट आयरन जो है वो आसानी से चुंबकीय हो जाता है, मतलब चुंबकत्व को धारण कर लेता है और उसको निकाल भी देता है, अपने में से मैग्नेटिज्म हटा भी देता है, मैग्नेटाइज भी हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो इसी तरह से जो है ये चीज होती है। सॉफ्ट आयरन जो है इस तरह से अलग होता है। जो नॉर्मल आयरन रहेगा उसमें देर से वो मैग्नेटाइज होगा और देर से ही डीमैग्नेटाइज होगा, मतलब स्लो प्रोसेस चलेगी। सॉफ्ट आयरन जल्दी हो जाए। तो नर्म लोहे के फ्रेम पर जो है विद्युत तार को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है। डायग्राम में हम इस तरह से दिखाते हैं और इस पर जो है वो इसको समझने के लिए इसको नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। और इसको क्या करते हैं हम, अब देखना, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं क्या है डायरेक्ट, इस तरह से बैटरी लगा दी एक। पहले मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी इसमें। बैटरी लगा दी तो जाहिर सी बात है, इस पर बल लगेगा, इस पर बल लगेगा, ये जो है वो मूव करने लगेगी, ये जो है वो मूव करने लगेगी। लेकिन जब ये मूव करेगी तो ये तार उलझ नहीं जाएंगे एक दूसरे से, ज्यादा घूम ही नहीं पाएगी मोटर। इस व्यवस्था से बचने के लिए कम्यूटेटर सर्किट यूज किया जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की युक्ति लगाई जाती है, वो जिस पर ये आर्मेचर टिकी रहती है उसको हम कोर बोलते हैं। यहाँ पर हम कोर बनाते नहीं है, एक डॉट 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 लाइन से बना देते हैं कि बीच में जो है आर्मेचर किसी पे तो लटकाना होगी ना। रियल आर्मेचर देखो आप, उस पर जो है वो कोर दिखाई देगा आपको। ये देखो ये लाइन डंडी सी दिख रही है ना एक, जिस पर घूमता है आर्मेचर, कोई सपोर्ट चाहिए ना, ये डंडी सी दिख रही है अलग से, ये जो है वो कोर रहेगा, इस पर घूमती रहती है। कम्यूटेटर सर्किट जो है, जो इस पर यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ना, यहाँ पर ये दिखाई जो दे रहे हैं आपको, इसी के कारण से जो है वो करंट जो है वो, अपन को तार को उलझाना नहीं पड़ता, तार पूरे इससे जुड़े हुए हैं, ये घूमता है, ये कांटेक्ट प्रोवाइड करता है मोटर को। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय। विभक्त वलय मतलब धातु के वलय हैं। एक तरह से एक काम करो, इसको क्या ऐसे समझो, एक धातु की एक गोल गेंद है, गेंद को बीच से काट दो तो दो कटोरी जैसी मिल जाएंगी, उसी को हम विभक्त वलय बोल रहे हैं। धातु की है, लेकिन ये धातु की कटोरी जैसी है 3D शेप में। तो इसको बोलते हैं S1, इसको बोलते हैं S2। अपन सिंपल सी भाषा में समझ रहे हैं। आपने देखा होगा उस वाली चीज पे, आपने देखा था प्रैक्टिकल में अपन ने जिसमें मोटर बनाई थी, उन्होंने एक पेंसिल ली थी और पेंसिल पे जो है वो दो चीजें यहाँ पर ऐसी लपेट दी थी और बीच में गैप रखा था दोनों के, है ना। तो उसी तरह से आप समझो कि कटोरी जैसी संरचना है जो कि लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है? वो इसलिए लगाई गई है ताकि कुंडली घूमे तो हम इसमें करंट प्रोवाइड कर सकें, लेकिन ये तार ना उलझे, है ना। लेकिन करंट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर तार इससे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने प्रैक्टिकल में तार इससे कनेक्ट कर दिया था, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कार्बन के ब्रशेस लगाए जाते हैं, कार्बन के ब्रशेस लगाए जाते हैं। किसी के यहाँ कोई की मम्मी सिलाई करती है क्या? मशीन है क्या उनके पास? जो सिलाई मशीन होती है उसमें मोटर है क्या? मशीन से सिलाई करते हो कोई की मम्मी पापा? ये मैंने देखी है, मेरी टीचर के घर की। अगर आपने सिलाई मशीन देखी है वहां पर कोई अगर मोटर से, मतलब उनके यहाँ इलेक्ट्रिक वाली सिलाई मशीन है जिसमें मोटर घूमती है, अलग से मोटर लग जाती है और वो मशीन को घुमा रही होती है पैडल के माध्यम से। आजकल तो वो लेटेस्ट आने लगी है, उसमें डायरेक्ट पैडल इनबिल्ट आने लगी है मोटर।
वो वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, पुरानी टाइप की एक पुरानी जैसी लंबी सी मशीन आती है, उसमें मोटर लगी रहती थी। वो मोटर में जो है एक कार्बन ब्रश लगे रहते थे। आप अगर कोई दर्जी है आपके यहाँ, अगर उनका वो मोटर वाली मशीन है, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो कार्बन ब्रश निकाल के बताएंगे, है ना। और अभी के लिए मैं आपको यहाँ पर जो है वो कार्बन ब्रश बता दे रहा हूँ कि कैसा दिखाई देता है। कोर की अभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो इसको मैं यही रखता हूँ। कार्बन ब्रश मोटर, ऐसे स्प्रिंग लगी रहती है। ये देखो, ये इस तरह के होते हैं कार्बन ब्रश, दिख रहा है ना, स्प्रिंग लगी हुई है, कार्बन लगी हुई है। इस स्प्रिंग से होता हुआ करंट जाता है पूरा, कार्बन से होता हुआ जो है मोटर में चला जाता है। ये कार्बन ब्रश होते हैं, रियलिटी में ऐसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम कार्बन ब्रश लगा देते हैं। अब देखना कितना इजी हो गया है। यहाँ से करंट गया, ये कार्बन ब्रश पूरा तार से जुड़ा हुआ है, इसमें से करंट जाएगा, इस स्प्लिट रिंग से जाएगा, क्योंकि ये छू रहे हैं, बिल्कुल टच है इससे, है ना। जब छू रहे हैं तो इसमें करंट आएगा, इससे करंट होता है वो कहाँ चला जाएगा, कॉइल में चला जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था स्प्लिट रिंग और कार्बन रिंग की मदद से हमको तार को उलझने से बचा लिया हमने। ये व्यवस्था जो है वो कम्यूटेटर सर्किट कहलाती है। ये आपको मिलेगा नहीं बुक में, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सर्किट कहलाती है। कम्यूटेटर मतलब कि वो कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करना हिंदी में बोलेंगे, कम्युनिकेशन, समझते हो कम्युनिकेशन, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पर संवाद कम्यूटेटर, कर। संवाद करना, हाँ। तो यहाँ पर जो संवाद, मतलब ये जो कर रहा है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर संबंध स्थापित कर रहा है किसके बीच में, बैटरी के सोर्स, मतलब विद्युत के सोर्स के बीच में और आर्मेचर के बीच में। क्योंकि करंट कहाँ जाना था, बैटरी से जाना चाहिए था कहाँ पर, आर्मेचर में। तो हमारा आर्मेचर घूमने लगता फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, वो तो इजी सी बात है। लेकिन यहाँ तार उलझते, इसके कारण से हमको एक सर्किट की जरूरत पड़ी, एक सिस्टम की जरूरत पड़ी जिससे तार ना उलझे और हमारा जो है वो लगातार ये चीज घूमती रहे। अच्छा, दूसरी एक और परेशानी थी, अगर हमारा कम्यूटेटर सर्किट नहीं है, स्प्लिट रिंग वगैरह नहीं है, यहाँ पर ब्रश वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, और सिंपल मान लो हमने कहीं से इसकी जुगाड़ भी कर ली कि हम जो है वो करंट जो है वो इसमें देते रहेंगे, डायरेक्ट देंगे इसमें करंट, कोई की जरूरत नहीं है हमको, तार जो है वो मुड़ेंगे भी नहीं, हमने कोई ऐसी व्यवस्था कर ली, जुगाड़ कर ली। तो देखते हैं बल कैसे आरोपित होगा, जो चीज आप देख चुके हो। यहाँ से हमने करंट प्रोवाइड करा, इसको यहाँ से करंट दिया, यहाँ से करंट गया, इस कुंडली में गया, यहाँ से होता हुआ इधर गया और इधर आया, है ना। मैं अभी उन्हीं की तरह कलर अलग कर लेता हूँ। ए बी भुजा को इसको येलो कर लिया मैंने, और इस भुजा को रेड कर लिया। इन दोनों भुजाओं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों को भुजा भुजा पे लगने वाला बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ये इसको इस साइड खींचेगा तो ये इसको इस साइड खींचेगा, जिसके कारण से कुंडली वहीं रह जाने वाली। इस पर बात ही नहीं करेंगे इस वाली कुंडली की, हम केवल इन पर बात करेंगे। अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएं तो आप देखोगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, करंट आपका जो है वो अंदर की तरफ बह रहा है, अंदर की तरफ बह रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, करंट जो है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बल लगेगा वो नीचे की तरफ होगा। इस चीज को आप इस तरह से समझो। आप अगर इस पर आप उंगली से, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से लगाओगे, इस पर फोर्स लगाओगे, मतलब इस पर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, एन से एस की तरफ, विद्युत धारा अंदर की तरफ बह रही है, तो बल कहाँ तक, बल कहाँ बहेगा, नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। आप अगर विद्युत धारा ऊपर की तरफ कर दो तो बल जो है वो अंदर की तरफ लग रहा होगा। खैर हम जो है वो आप समझ रहे हैं, विद्युत धारा अंदर की तरफ बह रही है, तो बल जो है इस पे, इसके अंदर साइड लग रहा है, मतलब इसको कहाँ धकेलेगा, वो नीचे की तरफ धकेलेगा, इस वाली भुजा पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर उल्टी, तो इस पर जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर नीचे तक की तरफ धकेलेगा फोर्स और इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो कुंडली क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी, इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, है ना। इसको अगर आप यहाँ पर समझें तो इस तरह से घूमेगी, इस पर नीचे की तरफ बल लग रहा है, ये दो भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब नीचे की तरफ धकेल रहा है, और इस पर ऊपर की तरफ, तो कुंडली ऐसी घूम जाएगी, कुंडली यहाँ से जो है वो ऐसी हो जाएगी ना। इसको समझो, एक बार जब कुंडली घूम गई तो तार इस साइड आ जाएगा, ये वाला तार इस साइड आ जाएगा। इसको मैं अलग डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, इसी चीज को आप फिर से देखो।
दूसरे केस में क्या हो रहा है, NS यहाँ पे बैटरी लगी, प्लस माइनस, हमने कोई सर्किट ऐसा बना दिया है। अब देखना, ये कुंडली इस साइड आ गई है, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, ये वाली भुजा CD इधर आ गई है, ये वाला तार इससे कनेक्टेड होगा और ये वाला तार इससे कनेक्टेड होगा। मान लो कि जंपिंग करके अपन ने करवाई हुई है, अपन जंपिंग करवा सकते हैं ना, तार एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, उसके केस में क्या कर सकते हैं हम, ये CD इधर आ गई, रेड वाली भुजा इधर आ गई, एक चक्कर लगा लिया इसने, येलो वाली इधर AB। लेकिन हमने व्यवस्था की थी, ये बैटरी लगाई हुई थी यहाँ पर, जिसके कारण से हमने इसको इस तरह से लगाया हुआ था कि यहाँ पर जो तार लगा हुआ है वो बैटरी के माइनस टर्मिनल से गया हुआ है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको जंप करवा रहा हूँ मैं, यहाँ जंप करके इससे जुड़ा हुआ है ना। अब देखना, धारा जो है वो अभी भी, हमने कुछ ऐसा तार के ऐसे कनेक्शन कर दिए जिससे तार एक दूसरे से उलझे ना, हमने मान लीजिए ऐसा कर लिया। तो अब देखना, धारा की दिशा जो है वो अभी भी यहाँ से इस साइड से ऊपर की तरफ जा रही है, इस साइड से नीचे की तरफ जा रही है। जब इस साइड ऊपर की तरफ जा रही है विद्युत धारा की दिशा, इस पर लगाओ चुंबकीय क्षेत्र इस साइड, विद्युत धारा अंदर की साइड, बल कहाँ लगेगा, नीचे की साइड, नीचे की साइड, इस पर जो है वो नीचे की साइड, इस पर जो है वो ऊपर की साइड। इसके कारण से होगा क्या, इस कंडीशन के कारण से होगा क्या, एक बार कुंडली जो है वो इस वाले केस में होगा क्या, एक बार कुंडली ऐसी घूमेगी, फिर कुंडली ऐसी घूमेगी, पूरा एक चक्कर नहीं लगा पाएगी, ऐसी घूमी ऐसी घूमी, ऐसी घूमी ऐसी घूमी, उसके कारण से वो पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी, और पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी तो हमारा मोटर का कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं होगा। इसी कारण से जो है वो कम्यूटेटर सर्किट लाया गया दिमाग में। आप इस चीज को अप्लाई करके देखोगे ना तो ज्यादा से समझ में आएगा। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, क्लास में भी समझा लूंगा तो इस चीज को समझ नहीं पाओगे, इसको अप्लाई करके देखिएगा। और क्लास में ज्यादा, हालांकि ये जरूर होगा, हम फ्लेमिंग के बात करनी, हम सामने अप्लाई कर रहे होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए जो है वो कम्यूटेटर सर्किट जो है वो कॉन्सेप्ट में आए, और वो जरूरी है कम्यूटेटर सर्किट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है यहाँ पर स्प्लिट रिंग लगा दिए जाते हैं। स्प्लिट रिंग के कारण से करंट की डायरेक्शन जो है वो, जैसे ये एक स्प्लिट रिंग, अच्छा ये स्प्लिट रिंग जो है वो कुंडली के साथ घूमते हैं, ये फिक्स कुंडली के साथ है, मतलब कुंडली के साथ साथ रोटेट होते रहते हैं। लेकिन जो ब्रश है ना वो नहीं घूमते हैं, वो केवल टच किए हुए हैं, इससे छुए हुए हैं। उन्होंने तार को टच किया था ना प्रैक्टिकल में, आपने देखा होगा, तो वो एकदम से छुए हुए रहते हैं बस, है ना। तो यहाँ पर दो और भाग आ गए हैं। पहला हो गया स्प्लिट रिंग, जिसको हम विभक्त वलय बोलते हैं, विभक्त वलय बोलते हैं। और दूसरा पार्ट आ गया आपका ब्रश, है ना। तो विभक्त इसमें तीसरा पार्ट भाग हो जाएगा विभक्त वलय। विभक्त वलय इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय, राइटिंग पे ध्यान मत देना। और चौथा हो जाएगा कार्बन ब्रश, जिसको केवल ब्रश लिख सकते हो आप, ब्रश, है ना। ये चार मेन पार्ट हैं जिसके कारण से विद्युत मोटर चल रही होती है। विभक्त वलय किसको बोलते हैं, एक धातु के एक वलय को बीच से काटकर दो वलय बनाए जाते हैं, जिनको हम विभक्त वलय बोलते हैं। इनको S1 और S2 नाम से दर्शाते हैं, S1 और S2 नाम से दर्शाते हैं। और कार्बन के दो ब्रश होते हैं, उनको हम B1 और B2 बोलते हैं, B1 और B2 बोलते हैं। तो ये मेन प्रमुख भाग हैं विद्युत मोटर के। विद्युत मोटर की कार्यविधि देखते हैं अगले अगले पोर्शन में। एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग। मुझे मालूम है थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बेफिक्र रहिए, आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक बार फिर से ज्वाइन करिए ताकि समझ में जाए, कार्यविधि समझे।